नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के संदर्भ में और सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों पर बात की, जिसमें कि राजनीतिक और सामाजिक पक्ष के संदर्भ में पिछले लेक्चर्स में बात हुई है, जहाँ पर हमने बताया कि एक राजनीतिक ढांचा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन पुरातात्विक जो साक्ष्य है वह इस बात की पुष्टि उतनी प्रमुखता से नहीं करता कि वहाँ का प्रशासन किस प्रकार का रहा होगा। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार, ज़्यादातर पुरातत्वविद इस बात पर ये पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई राजनीतिक प्रशासन जरूर रहा होगा, चाहे वो मार्शल रहे हों, सर जॉन मार्शल, चाहे वो सर मार्टिन व्हीलर रहे हो, चाहे स्टुअर्ट पिगेट रहे हो। ऐसे पुरातत्वविद इस बात को मानते रहे हैं कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का प्रशासन जरूर रहा है। और उसकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में हम लोगों ने बात की कि यह यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था, विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पर मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध थे लोगों को, और विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं। आज हम लोग सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे और देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की थी और इतनी विशाल सभ्यता को किस प्रकार वह मदद करती थी। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश या किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उस देश की नींव होती है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो देश की जो संपूर्ण व्यवस्था है वह स्वाभाविक सी बात है कि बेहतर नहीं होगी। और कहीं कहीं बहुत सारी सभ्यताओं में ऐसा भी देखने को मिला है कि अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी आने के कारण उस सभ्यता के पतन हो जाता, उस सभ्यता पतन की अवस्था की तरफ वापस लौट जाती है। एक सामान्य तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक परिवार में अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती तो आने वाली पीढ़ी उस परिवार की जो व्यवस्था है उसको बनाकर नहीं रख पाती, तो आप देखते हैं कि मकान या महल जर्जर अवस्था में भी पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रारंभिक दौर में बहुत ज़्यादा संपन्न रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था खराब हुई, वो महल, वो हवेली, वो किला बाद में जर्जर होता चला गया, क्योंकि उसके रिनोवेशन तक का पैसा उनके आगे की पीढ़ी ने नहीं कर पाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं इतिहास से रिलेट करने में हमें बहुत मदद करती हैं। तो अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक विस्तृत कृषि के बारे में, उसके पशुपालन के बारे में, उसके व्यापार वाणिज्य, शिल्प, उद्योग धंधे के बारे में, उसके आंतरिक और बाह्य व्यापार के संदर्भ में। क्योंकि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के घटक, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक गतिविधियाँ दिखाई पड़ती हैं, और ये व्यापारिक गतिविधियाँ सिंधु को एक महत्वपूर्ण सभ्यता के तौर पर विश्व के पटल पर दर्शाने का कार्य भी करती हैं। और इसके व्यापार ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में, जैसा कि हमने बताया कि आंतरिक नहीं, बाह्य व्यापार भी बहुत अधिक किया जाता था। उसके साक्ष्य भी हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, किश, इरिडू और जैसे शहरों से, उर जैसे शहरों से सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बहुत सारे तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे कि इस बात का सबूत मिलता है कि ये सभ्यता भारत से बाहर भी मध्य एशिया तक क्षेत्र फैली हुई दिखाई पड़ती है। व्यापारिक गतिविधियां वहाँ तक हो रही थी, अफ्रीका तक हो रही थी। तो अब हम एक सिलसिलेवार तरीके से इसकी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु सभ्यता की अगर अर्थव्यवस्था पर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक फेजेस के बारे में, अर्ली फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब हम अर्ली फेजेस के बारे में बात करेंगे तो अर्ली फेज क्या है, अर्ली जो या इसके प्रारंभिक चरण क्या है? इसके प्रारंभिक चरण ग्रामीण संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हैं। और हमने अपने लेक्चर्स के माध्यम से आपसे इस बारे में बात की थी कि गांव और शहर क्या है। तो गांव क्या है? गांव वो है जिनकी इकोनॉमी
इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वह स्वयं उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन के माध्यम से अपनी जीविका को चलाते हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है और उसी उत्पादन प्रणाली के माध्यम से वह अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आगे लेकर के जाते हैं। तो सिंधु के जो प्रारंभिक चरण है, उस प्रारंभिक चरण की संस्कृतियां हम अगर उसे बोले तो वो ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता में भौतिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्कृतियों में भौतिकवादी स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता और जब वो भौतिकवादी स्वरूप आ जाता है तो उसे हम सभ्यता के तौर पर देखने लगते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण है उसको अगर हम देखें तो वो ग्रामीण लक्षण को प्रदर्शित करता है। और वह क्या कर रहा है, उसकी उत्पादन प्रणाली क्या है, अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो वो उत्पादन प्रणाली कृषि पर आधारित है। कृषि हो रही है वहाँ पर, चाहे वो मेहरगढ़ हो, चाहे वो आगे नौसारो हो और आसपास का इलाका हो, हड़प्पा के पास का इलाका हो, मोहनजोदाड़ो के पास का सिंध प्रांत का इलाका हो, भारत में राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, लोथल के पास का इलाका हो, रोपड़ के पास का इलाका हो, बहुत सारे ऐसे पुरास्थल है। अगर आप उनके आसपास देखेंगे तो आपको एग्रीकल्चर लैंड्स मिल जाएंगे, कृषि लायक भूमि मिल जाएगी और कहीं ना कहीं आपको ग्रामीण संस्कृतियों के लक्षण भी मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया कि ये जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी वो इसलिए महत्वपूर्ण थी कि ग्रामीण संस्कृतियों में गांव का जब एक्सपेंशन हो रहा था, गांव का जब विस्तार हो रहा था, और किन कारणों से हो रहा था गांव का विस्तार? गांव का विस्तार हो रहा था जनसंख्या में वृद्धि और अधिशेष उत्पादन से। दो प्रमुख तत्व कौन से थे? एक है जनसंख्या वृद्धि और दूसरा है अधिशेष उत्पादन। तो ये जो दो तत्व है वो लगातार इसमें इंक्रीज हो रहा था, गांव में ये चीजें बढ़ रही थी और जब ये बढ़ती हैं तो क्या होता है, गांव का विस्तार होता है, गांव की परिधि बड़ी होती है, गांव का भौतिक स्वरूप बदलता है और धीरे धीरे यही जो स्वरूप है उसमें जो परिवर्तन है वो आगे चल के एक शहरी व्यवस्था को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि कई गांव के बीच में जब एक केंद्र डेवलप हो जाता है, जिस केंद्र पर वो सभी गांव अपने वस्तु को आसानी से पहुंचा देते हैं, तो वह केंद्र एक शहरी, एक आबादी और एक मंडी के तौर पर स्टैब्लिश हो जाता है और वही मंडी आगे चल के शहरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या हुआ, अब अगर हमें बात करनी है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख आर्थिक व्यवस्था का आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार क्या था, तो वो मूल आधार था कृषि। और ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टिव दिखाई पड़ता है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं, बहुत सारे पुरातत्वविद इस चीज को मानते हैं शुरुआती दौर के, कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता रही है और शहर कभी भी कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा है, क्योंकि शहरों में कृषि संभव नहीं है। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है क्योंकि शहरों की परिकल्पना ही हमारे दिमाग में वो बन करके आई है कि शहरों की जो इकोनॉमी है वो प्रारंभिक दौर से ही इंडिपेंडेंट है। वहाँ पे कृषि लायक भूमि नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जो है रिहायशी इलाके होने चाहिए, वहाँ पे व्यापार वाणिज्य होना चाहिए। तो ये जो माइंड वॉश किया गया एक लंबे समय तक, ये जो फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया शहरों के संदर्भ में, तो उसी फ्रेमवर्क से हम शहरों को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो शहर है ये अचानक से निकल करके नहीं आए हैं। आप अचानक से जो है एक छोटे बच्चे से आप एक जवान और एक बूढ़े आदमी नहीं बने हैं, उसकी भी एक चरण है, उसकी भी एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी शहर अचानक से शहर नहीं बनाया। आज के दौर में अगर आप देखें तो 1950 के दिल्ली को अगर आप देखें और आज के दिल्ली को देखें तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। 1947 के अगर आप दिल्ली को देखें, जहाँ पे रिफ्यूजी कॉलोनियाँ हुआ करती थी, आज के दौर में वहाँ पर पूरे देश की सबसे बड़ी कोचिंग हब के तौर पर वो इलाका डेवलप हो चुका है। आप मुखर्जी नगर जाएं दिल्ली का, इंदिरा विहार, गांधी विहार अगर आप जाएं दिल्ली की, तो कभी ऐसा माना जाता था कि 1947 में वो सारे इलाके रिफ्यूजी कॉलोनीज़ के तौर पे डेवलप किए गए थे, वहाँ पर रिफ्यूजीज़ को रखा गया था।
लेकिन अगर आज आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं और जाते ही हैं, ज़्यादातर तैयारी करने वाले बच्चे उस क्षेत्र में जाके रह रहे हैं, अगर आप उस क्षेत्र को जाके देखेंगे तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा रहा हो, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर उसे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है वो उसको वैसे ही देखने पर मजबूर करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक इतिहास का विद्यार्थी दूरदर्शी भी होता है और पूर्व की घटनाओं का अवलोकन भी बेहतर तरीके से कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखें, और आज भी आप देखें जो इलाहाबाद, जो प्रयागराज आज है, वो प्रयागराज 1947 के दौर में नहीं था, या वो प्रयागराज 5 साल पहले नहीं था। अगर आप देखें वर्तमान दौर का जो प्रयागराज है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 साल पहले वाले प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। 5 साल वाले प्रयागराज क्या कहूँ, 5 साल पहले वाले इलाहाबाद कहूँ, क्योंकि अब तो इस शहर का नाम भी बदल गया है। तो बहुत सारे चीज़ें जो कि डेवलप होती चली जा रही हैं, और शहर के अंदर गांव हुआ करते थे। ऐसा आप अगर इतिहास को खंगालें तो आप देखेंगे कि 1947 के पहले का जब दौर था, जब अंग्रेजी शासन था यहाँ पर, और यहाँ पर एक कंपनी गार्डन हुआ करता है जिसको हम वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं, इसको कभी अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता था। उस पार्क को बनाने में करीबन 3 से 4 गांव की ज़मीन को लिया गया था। उस इलाके में पहले गांव हुआ करते थे, शहर के अंदर गांव हुआ करते थे। आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए गांव की ज़मीन को लिया गया था, खरीदा गया था, और आज वो शहर है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन, गांव का जो एक्सपेंशन है, गांव का जो विस्तार है, वो एक शहर के रूप में दिखाई पड़ता है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कृषि। तो सिंधु सभ्यता की भी ये जो आर्थिक जीवन है उसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। और सिंधु घाटी के संदर्भ में ऐसा जब बोला जाता है, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत उर्वर था, बहुत उपजाऊ था, जैसा कि विश्व की ज़्यादातर सभ्यताओं में हुआ है। ज़्यादातर सभ्यताओं की अगर आप उत्पत्ति को ध्यान में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभ्यता कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी घाटी के पास उनकी उत्पत्ति होती है। और नदी घाटी इसलिए क्योंकि वो नदी घाटी उस क्षेत्र में उर्वरता को लाती है, उर्वर क्षेत्र का निर्माण करती है, और वह उर्वर क्षेत्र आगे चल के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की तरह नहीं, आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हम कहीं पर भी समरसेबुल और नलकूप खोद करके निकाल लेंगे, नहरें बना देंगे और नदियों के पानी को मोड़ देंगे। ये परिस्थिति उस दौर में नहीं थी। वो ऐसा दौर था जहाँ पर नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र ही महत्वपूर्ण या उपजाऊ क्षेत्र के तौर पे देखे जाते थे। आज तो हम उपजाऊ क्षेत्र निर्मित कर लेते हैं। अब तो कृत्रिम वर्षा का दौर भी आ गया है, जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पे कृत्रिम वर्षा के माध्यम से भी वर्षा करा करके कृषि का कार्य किया जा रहा है। तो उस दौर में जहाँ पर ये कृत्रिमता नहीं आई थी, प्राकृतिक चीज़ों पर कृषि आधारित थी, उस प्राकृतिक कृषि के लिए नदियों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वो एक उर्वर क्षेत्र के तौर पे दिखाई पड़ता है। और उन्हीं उर्वर क्षेत्रों में विश्व की ज़्यादातर प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे कि सिंधु का भी। तो सिंधु सभ्यता का विकास होता है सिंधु नदी घाटी के किनारे। सिंधु नदी घाटी का उपजाऊ क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखें, सिंधु के अलावा रावी नदी का इलाका, इधर आपका पंजाब में भी सतलज नदी है, रावी नदी है, चिनाब है, ये सारी नदियाँ। उसके बाद आप हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में घग्गर, चंबल, माही जैसी नदियाँ। उसके बाद आप इधर आए गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में। फ़िलहाल गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में आपको सिंधु सभ्यता के पुरास्थल बहुत कम या ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन यमुना नदी के किनारे का जो क्षेत्र है उसमें आपको सिंधु सभ्यता के पुरास्थल मिल जाएंगे। जैसे कि मेरठ का जो क्षेत्र है वो हिंडन नदी है, हिंडन एक सहायक नदी है यमुना की, वो भी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। सनौली बागपत के क्षेत्र में भी यमुना नदी के पास में, हरियाणा में भी यमुना नदी है, तो कुछ पुरास्थल उसके आसपास के क्षेत्रों में मिल जाते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण नदियाँ नदी घाटियों का निर्माण करती हैं, और ये नदी घाटियाँ एक उर्वर क्षेत्र का निर्माण करती है जो कि कृषि उत्पादन के लिए, कृषि के लिए उर्वर क्षेत्र के तौर पर दिखाई पड़ती है। और जब कृषि अच्छी होगी, स्वाभाविक सी बात है, अधिशेष उत्पादन होगा, और जब अधिशेष उत्पादन होगा तो उस उत्पादन को व्यापार की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, जैसा कि सिंधु के साथ
दिखाई पड़ता है। अब बात होती है कि कौन सी फसलें प्रमुख रूप से हो रही थी। तो सिंधु सभ्यता में कृषि में जो सबसे प्रमुख फसलें दिखाई पड़ती हैं वो गेहूं और जौ के रूप में दिखाई पड़ती हैं। व्हीट एंड बार्ले, ये दो प्रकार के जो खाद्यान्न हैं वो प्रमुख रूप से सिंधु सभ्यता के नगरों में दिखाई पड़ते हैं। और धान की खेती का जो साक्ष्य है वो दिखाई यहाँ पर नहीं पड़ता है। खुदाई से गेहूं और जौ के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो है गुजरात के लोथल और रंगपुर से जो है वो मिट्टी के टुकड़ों में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बहुत निम्न हैं, जो इस बात को नहीं बताते कि वो लोग धान की कृषि से भली भांति परिचित हैं। और एक और चीज़ अगर आप गौर करें तो आप अगर पश्चिम की तरफ जितना ज़्यादा देखें तो पश्चिम में गेहूं और जौ जैसी फसलें ज़्यादा उत्पादित हुई हैं। आज जिस रोटी को हम बहुत उत्तर भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो रोटी कहीं ना कहीं प्रारंभिक दौर में आपके पश्चिमी क्षेत्र से ही दिखाई पड़ती हैं। और जितना ज़्यादा आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे आपको धान या चावल की उत्पादन और उसके प्रयोग के साक्ष्य दिखाई पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट से जुड़ी हुई चीज़ है। ये कृषि एक क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर गेहूं और जौ तो उत्पन्न हो ही रहा था, किसी धान की खेती के साक्ष्य बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। हुल्लास से बाद के चरणों में कुछ ऐसे धान की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा लोथल और रंगपुर से हमें बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा रोजदी से जो है हमें बाजरे की विभिन्न प्रकार की किस्में मिलती है। रोजदी एक पुरास्थल है गुजरात में, वहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के हमें बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हड़प्पा में मटर और तिल की खेती के भी साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और सूती वस्त्रों के संदर्भ में भी जो है अवशेष कुछ मिले हैं और ये माना जाता है कि सूती वस्त्र वो पहनते थे। कपास की खेती भी की जाती थी। और मेसोपोटामिया में जो है कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। मतलब इतना ज़्यादा कपास की खेती गुजरात और उस तरफ के इलाके में हो रही थी, बलूचिस्तान के, कि उसका नाम ही प्रोनाउन सिंधु के तौर पर मेसोपोटामियन इलाके में किया जाने लगा था। इसके अलावा यूनानी जो है इसको सिंडन के तौर पे देखते हैं, कपास को सिंडन प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा फलों में जो है केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन किया जा रहा था। सिंचाई के लिए नदियों का जल ही पर्याप्त होता था। इस तरीके की कृत्रिम व्यवस्था जैसे कि आज दिखाई पड़ती है, नहरें और टनल्स वगैरह, वो वैसी व्यवस्था कुछ उस दौर में नहीं थी। नदियों का जल ही पर्याप्त तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मिट्टी को नर्म, पाषाण व काष्ठ निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती है। वहीं डी कौसाम्बी नामक एक पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उनका ऐसा विचार है कि सिंधु के निवासियों के पास भारी हल नहीं था, वह पाषाण निर्मित कुदाल की सहायता से खेती कर लेते थे। किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि कालीबंगा से सैंधव संस्कृति के पूर्व के स्तरों से ही नगर के सुरक्षा प्राचीर के बाहर एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यहाँ के लोग ना केवल हल द्वारा खेत की जुताई करते थे, अपितु एक खेत में एक साथ दो फसलें भी करते थे। जैसे मेड़ बना दिया, ये ऊपर एक फसल और नीचे के इलाके में एक और फसल, तो एक साथ दो फसलों का प्रारूप भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं पर सिंचाई के लिए नहरें और बांध का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, कहीं कहीं पर ये कृत्रिम व्यवस्था दिखाई पड़ी है कुछ स्थानों पे, और वो भी लेटर फेज में उसके भाग में। इसके अलावा ये जो कृषि है ये इनकी समृद्धि का प्रमुख चरण है, और यहीं से जो है उत्पादन जो हो रहा था, यही उत्पादन आगे चल के शहरी व्यवस्था को बनाता है। और इसके लक्षण भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के तौर पे दिखाई पड़ते हैं। हमें बड़े बड़े भंडारण वाले जो है बर्तन मिलते हैं, वेसल्स। आप देखें बहुत बड़े बड़े ऐसे वेसल्स हमें म्यूजियम्स में मिल जाएंगे जिसमें कि अनाज रखा जाता था। और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े अन्नागार भी मिले हैं, हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, उसके अलावा और भी जगह से मिला है। रख रखाव किया जाता था अन्नों का, अन्न बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए, और सभी के लिए अन्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे प्रशासनिक अमला इस बात पे ध्यान दे तो हमारे द्वारा
जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा इतने सारा अनाज वेस्ट ना हो, बहुत सारा अनाज वेस्ट होता है, तो वो इस बात को भली भांति समझते थे और अनाजों का जो संग्रहण है, जो उनका संरक्षण है, वो भली भांति करते थे और इसीलिए इतने बड़े बड़े विशाल अन्नागृहों का निर्माण किया गया था और वो अन्नागार दिखाई पड़ते थे। उन अन्नागृहों में या उन भंडार गृहों में जो है विभिन्न कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते थे, जो कि उसकी देखरेख का कार्य करते थे कि अनाज ठीक है, ठीक अवस्था में है कि नहीं, इस बात पे भली भांति पूरी निगरानी रखी जाती थी। इसके अलावा विभिन्न स्थानों से जो है कूट करके सिलबट्टे वगैरह भी मिले हैं, जैसे कि कालीबंगा से मिला है, जार वगैरह भी मिले हैं, और ये इस चीज़ को बताते हैं। वृत्तकार चक्की भी मिली है, पाटे भी मिली हैं, जो इस बात को बताते थे कि अनाज को पीस करके खाने का प्रचलन हो चुका था। इसके अलावा कृषि के साथ साथ दूसरा इनका आर्थिक जो पक्ष है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है इनका पशुपालन। कृषि और पशुपालन बेसिकली एक दूसरे के साथ जोड़ करके ज़्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन ये बात अगर पुरातत्वविदों के संदर्भ में कहें तो पुरातत्वविद ये ऐसा कहते हैं कि पहले पशुपालन आया और फिर कृषि दिखाई पड़ती है। और पशुपालक संप्रदाय जो है वो कहीं कहीं पे कृषि से अलग भी दिखाई पड़ता है। वो कृषि का पेशा नहीं करता, लेकिन वो पशुपालन का कार्य जरूर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो कृषि में संलग्न लोग हैं वो पशुपालन जरूर करते हैं, अनिवार्य तौर पे करते हैं। उसका कारण है क्योंकि विभिन्न प्रकार के पशुओं का जो कार्य था वो कृषि में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि बैलों का प्रयोग कृषि में किया जा रहा था, साथ ही साथ गाय वगैरह भी थे, और भी भेड़ बकरियां आदि पशु भी थे जो कि कृषि में सहायता भी करते थे, और विभिन्न जो चारा वो लेके आते थे उन चारों के माध्यम से वह भोजन लेते थे और उनसे फिर दूध और बाकी व्यवस्था भी होती रहती थी। तो पशुपालन भी एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेंधव, मृदुभांड, मोहरे और चित्रकारी प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि साथ ही साथ जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के संदर्भ में जानकारी की प्राप्त होती है कि उनको ये जानकारी थी। जैसे कि एक वृषभ, कुबड़दाड़ वृषभ, जो बल्फ कुबड़ निकला हुआ जो बैल है, वो सिंधु के क्षेत्र के या सिंधु का एक प्रमुख जो है पशु के तौर पे दिखाई पड़ता है। ज़्यादातर जगह पर वो कुबड़दाड़ वृषभों का प्रयोग हमें दिखाई पड़ा है, उनका अंकन मिला है। साथ ही साथ बैल का, और गाय इसलिए बोल रहे हैं, बहुत गाय का अंकन तो नहीं मिला, लेकिन बैल है तो स्वाभाविक सी बात है कि गाय जरूर होगी। तो बैल से परिचित थे, गाय से परिचित थे, भैंस से परिचित थे, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश आदि से परिचित थे। हाथी से भी उनका परिचय था। हाथी दांत की विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का वो निर्माण करते थे, उन्हें पहनते थे। हाथी का डिपिक्शन भी है मोहरों में, और ऐसा माना जाता है कि सिंधु के जो नगर थे वो एक समय इतने हरे भरे थे कि उन नगरों में हाथी रहा करते थे, मतलब उन क्षेत्र इतने हरे भरे थे कि उन क्षेत्रों में हाथी रहा करते थे। इसके अलावा पक्षियों में मुर्गा, बतख, तोता, हंस आदि पाले जाते थे। इसके अलावा ऊँट और घोड़े का जो है अंकन नहीं हुआ है, बहुत कम इसके साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के संदर्भ में ये प्रश्न भी है कि सैंधव लोग उससे परिचित थे भी कि नहीं, लेकिन ये आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, और ऐसा मानते हैं कि घोड़े पे ही चढ़ के आर्य आए थे, लेकिन अब इस थ्योरी को लोग बहुत कम मानते हैं। तो लेकिन घोड़े के कुछ साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जैसे कि लोथल से, सुरकोटदा से, कालीबंगा से घोड़े की मूर्तियाँ, हड्डी और जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि इस बात को बताते हैं कि सैंधव के लोग घोड़े से कुछ न कुछ परिचय में रहे होंगे। इसके अलावा बीबी लाल ने जो है उत्खनन से, बीबी लाल महोदय ने कालीबंगा के उत्खनन से घोड़े के अवशेष प्राप्त करने की सूचना प्रदान की थी, और घोड़े को उन्होंने बताया कि घोड़ा भी रहा होगा। इसके अलावा कृषि और पशुपालन के अलावा उनकी अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार शिल्प और उद्योग धंधे हैं। शिल्प और उद्योग धंधे, तो शिल्प और उद्योग धंधे के अंतर्गत हम अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कताई, बुनाई से लेकर के चर्मकारी और स्वर्णकारी और आभूषणों के निर्माण की जो कार्य की प्रक्रिया है, बर्तनों का जो निर्माण है, वो इनकी कार्य कुशलता के संदर्भ में जानकारी देता है। और विभिन्न प्रकार के स्थानों से हमें इस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस थे। अगर हम इन्हें देखें तो शिल्प में मिट्टी के बर्तनों को भी लाया जा सकता है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो आभूषण बनाए जा रहे थे, विभिन्न तरीके के आभूषण बनाए जा रहे थे, चर्मकारी का काम हो रहा था। इसके अलावा जो है स्वर्णकारी का भी काम हो रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके शिल्प और उद्योगों के संदर्भ में जानकारी देती है। शीशे का कार्य हो रहा था, दर्पण ये लोग बना रहे थे। अगर हम एक सामान्य अर्थों में कहें तो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं वो निर्मित हो रही थी, जिसमें कि चूहंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और विभिन्न प्रकार के पशुओं की हड्डियों से जो है बन रहा था, विभिन्न प्रकार के आभूषण बन रहे थे। बीड्स, मनके बहुत अच्छे, गुजरात का जो इलाका था वो मनकों के लिए बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा मनके बनाए जा रहे थे। जैसे कि इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि देश के भीतरी भागों में जैसे बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात में जानवरों को लाद कर विभिन्न मालों को भेजा जाता था। ये आंतरिक व्यापार के संदर्भ में जानकारी भी देता है। जैसे मैसूर से सोना, राजस्थान और बलूचिस्तान और मद्रास से तांबा, अजमेर से सीसा और कश्मीर और काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगाए जाते थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से अपने उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे। वहाँ से कच्चा माल लाया जाता था और फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था और मैन्युफैक्चर करने के बाद आंतरिक और फिर उसका बाह्य व्यापार भी होता था। क्रय विक्रय जो है वो वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जा रहा था। मोहनजोदाड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खेल कूद की वस्तुओं का भी निर्माण किया जा रहा था। बाट और बटखरे भी बनाए जा रहे थे और विभिन्न प्रकार के तांबे की एक्का गाड़ी, खिलौने भी उस दौर में बनाए जा रहे थे। मृण मूर्तियाँ भी बनाई जा रही थी, टेराकोटा मृण मूर्तियाँ बनाई जा रही थी जो कि बहुत फेमस थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों का जो ये व्यापार था उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये तो शिल्प उद्योग धंधे हैं। और अगर अगला हम बात करें व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में तो ये जो व्यापार था ये आंतरिक और बाह्य दोनों था। आंतरिक व्यापार का मतलब है कि जो अंतर के देश हैं उनके साथ, और जो बाह्य या विदेशी व्यापार वो था जो सिंधु सभ्यता की परिधि के बाहर हो रहा था। तो जैसा कि अब हम लोगों ने बताया कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया और अफ्रीका के देशों के साथ भी था, ऊपर के क्षेत्रों में भी था, बलूचिस्तान का जो इलाका था, सोवियत तुर्कमेनिस्तान का जो इलाका था, विभिन्न क्षेत्रों में उनका व्यापारिक संबंध था। उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। उर, किश और इरुडू जैसे शहरों से सिंधु सभ्यता की विभिन्न मोहरें मिली हैं, जिसमें कि बेलनाकार मोहर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोगों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इनका जो व्यापार था वो मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देश, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन का क्षेत्र, मेसोपोटामिया, मिस्र और कीट आदि देशों के साथ इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के सुरतकोई नामक स्थान से उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक पूर्ण विकसित सैंधव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। उसकी नगर योजना हड़प्पा जैसी दिखाई पड़ती है। मृदुभांड, मनके मोहर आदि भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापारिक साक्ष्य है वो हमें वहाँ के विभिन्न स्थलों से मिलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सुमेर है, उर है, किश है, अरेडू है, उमा है, लगस है, निपुर है, असुर है। यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, मनके, मोहरें आदि प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा लोथल से तांबा और हाथी दांत की बनी वस्तुएं मेसोपोटामिया नगर में प्रचुर मात्रा से भेजी जाती थी। लोथल के संदर्भ में कहा जाता है कि लोथल एक गोदीबाड़ा था, डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह था जहां से बड़े जहाज मध्य क्षेत्र की तरफ, मतलब पश्चिम भारत से पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाया करते थे और उन्हीं जहाज़ों पर व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी। और व्यापार के जो 3 प्रमुख स्थान थे, जैसे कि मेलुहा और दिलमन और मगन, ये प्रमुख स्थान थे। आप अगर पुराना नक्शा देखें, व्यापारिक जो मैप है उसको देखें तो आप 3 प्रमुख नाम वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, मेलुहा, दिलमुन और मगन, जिसमें मेलुहा का जो परिचय है वो सिंधु के क्षेत्र के तौर पर हुआ है और सिंधु के क्षेत्र को ही बेसिकली मेलुहा कहा जाता था। और ये वहाँ से
उर के जो व्यापारी है वो सोना, तांबा और कार्लेनियन, लाजवर्द, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियां और मोर पक्ष आदि प्राप्त करते थे। और मेसोपोटामिया के बंदरगाह जो है उर था, जहां पर सैंधव व्यापारी विविध प्रकार की वस्तुएं लेकर के जाया करते थे। और दिलमिन का जो एक तरीके से उसकी पहचान है वो बेसिकली बहरीन द्वीप के तौर पर है, और मगन का जो पहचान है वो बलूचिस्तान के मकराना तट के तौर पर की गई है। तो ये दोनों ही स्थान सिंधु और मेसोपोटामिया के मध्य क्षेत्र में स्थित है, और यहीं से व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, और विभिन्न देशों से इनके व्यापारिक संबंध हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आज हम लोगों ने बात की सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो कौन कौन से तत्व हैं? कृषि है, पशुपालन है, शिल्प उद्योग धंधे है और व्यापार वाणिज्य हैं, जो मिस्र को सिंधु को एक महत्वपूर्ण सभ्यता के तौर पे स्थापित करती है। और इसीलिए स्थापित करती है क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था विश्व की एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था के तौर पे दिखाई पड़ती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग मिस्र के धर्म और बाद में फिर कला में स्थापत्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं फिर पुनः ये बात दोहराऊंगा, उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि एक बेहतर जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो सकें और एक बेहतर वाद संवाद की स्थिति को बनाए रख पाएँ। धन्यवाद।